हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये आरपीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो ये जो आप देख रहे हो ये पेपर है कब का भाई। ये पेपर हुआ था 28 आपका सितंबर 2021 का एग्ज़ाम है। इस पेपर को देखने के बाद जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान ज्योग्राफी के आए थे या नहीं आए थे। तो काफ़ी बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम बताइए कि कैसे क्या रहेगा पैटर्न एग्ज़ाम का। तो जो हम पिछले वाले एग्ज़ाम को देखें तो चीज़ें कुछ इसी तरीके की थी। तो यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 150 हैं, ठीक है। और बट यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो हाफ है इनके, यानी आधा मार्क्स का एक है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। पिछले एग्ज़ाम की बात करें तो बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको पता है 300 नंबर का कर दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया है ना अब की बार जो सिलेबस हुआ है। तो ये आरपीएससी का एग्ज़ाम है, 3 घंटे दिए गए हैं 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। ये कुछ निर्देश दिए गए थे जो आप पढ़ोगे एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों ही दिखा दूँगी स्टूडेंट को। काफ़ी स्टूडेंट फिर कहते हैं बाद में कि इंग्लिश वाला भी दिखना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। तो भाई आप सबको पता है किस लेयर में होते हैं, शोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। समताप मंडल में आपकी कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट लेयर मानी जाती है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया तो ये भी गलत रहेगा और ऑप्शन 4 भी गलत रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करते, यानी आपको वो फैक्टर बताना है जो सूर्य इंसोलेशन को इफेक्ट नहीं करता। ऐसा कौन सा फैक्टर है। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं, घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य किरणों का नति कोण या प्रचलित पवन। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कहीं ना कहीं जो पार्ट सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और जो पार्ट सूर्य के बैक होता है वहाँ रात। तो सूर्य ताप को प्रभावित किया ना घूर्णन ने। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते तब आपके सीजन्स बनते हैं, गर्मी सर्दी, ठीक है। तो भी सूर्य ताप प्रभावित होता है पृथ्वी के हिस्से पर। और सूर्य की किरणों का नति कोण यानी एंगल्स, सूर्य की किरण, मान लो ये हमारी पृथ्वी है भाई, यहाँ पर जितना सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा उतना यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि आपका जो किरणें वो सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सूर्य किरणों का नति कोण। तो ये भी इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन होगा हमारा प्रचलित पवनें, यानी हवाएं जो होती है वो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में सूक्ष्म वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारे वायुमंडल में सबसे पहले नंबर पर आप सबको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है 78% के लगभग। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है 21% के लगभग। थर्ड नंबर पर कौन सी होती है। तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि मैंने अपने कोर्स में बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया कि भाई थर्ड नंबर पर आपकी ऑर्गन होती है। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, थर्ड नंबर पर ऑर्गन होती हैं और जो कि 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% होती है, तो वो पीछे होती है। तो थर्ड नंबर पर ऑर्गन आती है। तो काफ़ी बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड लगाया होगा, पक्की बात है ना। तो इसीलिए चीज़ें डिटेल से पढ़नी है। जो पैटर्न हम पहले से पढ़ते आए हैं उसको भूलना है, जो नई चीज़ें सीखनी है। और इन सब के लिए मैं आपको बता दूं भाई, आरपीएससी के अगर कोई स्टूडेंट कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी नेट और आरपीएससी का कोर्स अवेलेबल है। आरपीएससी वाले बच्चे नेट वाला कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। पीजीटी वाले में भी काम चल जाएगा बट कुछ टॉपिक रह जाएंगे, नेट वाले में कवर अप हो जाएगा आरपीएससी का सारा सिलेबस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की परत या परतें जो एप्लैंटन परत के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको बताना एप्लैंटन परत के नाम से जानी जाती है F1 और F2 लेयर्स। जो F1 और F2 लेयर्स हैं इन्हें ही एप्लैंटन लेयर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ये D, E, F, G ये सारी लेयर्स आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी लेयर कैसे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ो चीज़ों को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, वायु अपवाह से अभिप्राय है। एयर यानी ड्रेनेज रेफर्स टू। वायु अपवाह क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि 150 क्वेश्चन है, हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं केवल आपका ठीक आंसर ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल के सारे
जो ठंडी वायु होती है पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर जो गति होती है उसे बोलते हैं वायु अपवाह। मैं आपको बताती हूँ भाई, यहाँ पर कोई माउंटेन है, जो आपकी हवाएं हैं, जब हवाएं आपकी ठंडी हवाएं, ओहो, जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो ठंडी हवाएं पर्वत की ओर से नीचे की ओर उतरने लग जाती है ना, तो इस वाली सिचुएशन को कहते हैं वायु अपवाह। तो देखो, पर्वत शिखर से घाटी की ओर हवा में जब मूवमेंट होगी और ठंडी हवा होती है ये, क्योंकि ठंडी हवाएं नीचे बैठती है, आप सबको पता है ना, यू आर ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं, तो घाटी की ओर जब हवा आती है तो उसे ही कहते हैं वायु अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर खालिस्तान डिग्री के समतुल्य होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, अगर हम स्केल पर बात करें तो वो कितने डिग्री के समतुल्य होता है, तो ये भाई आपका होता है 212। ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है अच्छी तरीके से, और निकालना भी सिखा रखा है, एक फार्मूला भी होता है इसके लिए, ठीक है, कोर्स में ये सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। जो वार्षिक, अगर हम बात करें ना, आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, पूरे साल का ताप परिसर की बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें क्या होता है, पूरे एक वर्ष में सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना जो होता है ना, मान लो सबसे गर्म जून है, सबसे ठंडा जनवरी है, तो इन दोनों महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो अंतर होगा उसे कहेंगे वार्षिक ताप परिसर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लेते हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा, अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुइयों की विपरीत होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होती हैं। चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती हैं उसके अनुरूप होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन छांटना है आपको, गलत कथन छांटना है। इस पेटी के निर्माण में टेम्परेचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपोषण उच्च वायुदाब, ठीक है, इन पेटियों के ऊपर उच्च तल पर न्यून वायुदाब विकसित होता है। ये गतिजनित दाब पेटियाँ, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो आपको गलत कथन छांटना, देखो भाई, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये गतिजनित पेटी, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसमें के मोशन के कारण इस पेटी का विकास हुआ है। और भाई इस पेटी के ऊपर उच्च तल में आपका जो ऊपर वाले तलों में होता है बिल्कुल जो लो वायु प्रेशर होता है, ठीक है, लो एयर प्रेशर होता है। और यहाँ जबकि बात करेंगे इसमें तापमान महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं निभाता। ये तो गति जनित पेटी है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। टेम्परेचर इसमें कोई अपनी भूमिका नहीं निभाता। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सारी की सारी हवाएं आपको याद होनी चाहिए। सहारा मरुस्थल से चलती है हबूब, ठीक है, ये बोरा, फोरन, बर्ग, ये सारी तो आपके ऊपर चलती है यूरोप में। ये हबूब जो चलती है वो सहारा मरुस्थल से चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? यानी एड्रियाटिक तट पर आपकी कौन सी हवा चलती है? बोरा एक ठंडी हवा है और ये चलती है भाई एड्रियाटिक तट के पूर्व की ओर और बहुत ही तेज़ी से चलती है ये, ठीक है। हार्माटन, सिरोको, फोन, ये सारी पोटेंट है। आपको इस सारी हवाओं के बारे में अच्छी तरह याद करना होगा। नेक्स्ट होता है निम्न में से कौन से मेघ निचले मेघ है? पक्षाप कपासी, मध्य कपासी, सत्री कपासी या मध्य सत्री। तो यहाँ पर सबसे इन लेयर्स में से बात करें ना तो देखो पक्षाप वाले तो आपके सबसे ऊंचे मेघ है, ठीक है। सबसे पहले है ना पक्षाप ही आते हैं बिल्कुल ऊंचाई पर, फिर उसके बाद सत्री वाले मेघ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे निचले मेघ की बात करें तो हमारा राइट आंसर रहेगा सत्री कपासी। उसके ऊपर होते हैं मध्य सत्री, फिर होते हैं मध्य कपासी और फिर होते हैं पक्षाप कपासी। ओके, ये इंग्लिश वाला नाम ये रहा। स्ट्रेटोक्यूमुलस वाले जो क्लाउड होते हैं वो इनमें से सबसे नीचे होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कौन सा फार्मूला है? तो ग्राम प्रति घन मीटर के द्वारा। जो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसे ग्राम पर क्यूबिक मीटर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। बहुरुक्षण कटिबंधीय चक्रवात में, यानी एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ठंडे वातावरण के सहारे बनने वाले जो मेघ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है कि भाई जो
चक्रवात के पहले अगर हम बात करें ना, चक्रवात आने की सूचना कौन से देते, तब तो आपके पक्षाभ मेघ हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ठंडे वाताग्र के सहारे तो आपके कपासी मेघ बनते हैं, और ये कपासी मेघ बहुत ही काले काले बादल होते हैं, बहुत ही मोटे मोटे और खूब वर्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू नो डैट, सबको पता है ऑक्सीजन आपकी हरित गृह गैसों में शामिल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नंबर 1 पर है। मीथेन भी प्रदूषित करती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, कॉकस प्लेट डैश में स्थित है। तो कॉकस प्लेट आपकी भाई प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ये सॉरी प्लेट नहीं, प्लेट भी होती है कॉकस, और कटक भी होती है। कटक किन्हें कहते हैं? रिज क्या होते हैं? रिज होते हैं आपके लंबे और पतले जो पर्वत होते हैं, ये महासागरों में जो डूबे हुए लंबे पतले और संकरे पर्वत होते हैं, नैरो, उन्हें कहते हैं रिज यानी कटक। तो कॉकस कटक आपकी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट है। बृहत्तम यानी सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगन तट कौन सा है इनमें से? चिली, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया या चीनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो साइबेरिया का मगन तट है ना, देखो आप खुद ही देख सकते हो, रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो कोस्टल एरिया समुद्र के साथ लगता है उसे मगन तट कहते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया का जो मगन तट है, जो सेल्फ है, साइबेरियन सेल्फ, वही इन चारों में से सबसे बड़ा है। चीन का तो छोटा सा है। चिली तो यू नो खुद ही देखते हो आप, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका में है चिली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो अंध महासागर का सबसे गहरी खाई यहाँ पर पूछी गई है, डीपेस्ट पॉइंट। तो सबको पता है भाई अंध महासागर की कौन सी है? प्यूर्टो रिको खाई। कौन सी है? प्यूर्टो रिको खाई। और ये मेरियाना खाई किसकी है? प्रशांत महासागर की, ठीक है। मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में है, और प्यूर्टो रिको खाई किसकी है? अंध महासागर की। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विश्व में सर्वोच्च ज्वार डैश में आते हैं। जो सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं वो, भाई मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, कनाडा की फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं, ठीक है। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का अंतराल होता है। तो देखो, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का जो अंतराल होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। और वहीं अगर हम बात करें ज्वार भाटा में, या एक दिन में जो ज्वार आते हैं वो 2 बार आते हैं, एक दिन में 2 बार। तो हर 12 घंटे और 26 मिनट के बाद दूसरा, पहला मान लो 12:26 पर पहला ज्वार आया, तो दूसरा ज्वार जो आएगा वो 12:52 पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राज़ील धारा, वेनेजुएला धारा, हम्बोल्ट की धारा या फॉकलैंड धारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ब्राज़ील की धारा ये ठंडी धारा नहीं है। वेनेजुएला, हम्बोल्ट और फॉकलैंड, ये तीनों की तीनों आपकी साउथ की ओर से आती है, तो ये तीनों ठंडी है। बट आपकी ब्राज़ील की धारा ये ठंडी नहीं है, गर्म धारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति यानी गायर का भाग नहीं है, वह है। तो यहाँ पर जो लैब्राडोर की धारा है वो आपके उत्तरी अंध महासागरीय धाराएं, यानी ये जो सर्कल होता है ना, 0 डिग्री से ये इस तरीके से धाराएं पानी बहना शुरू हुआ, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से आके वापस इसमें मिल गई, तो इसको पूरे को सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ये अटलांटिक जो सर्कल है, इसमें जो आपकी लैब्राडोर की धारा है ना, ये नहीं आती। कैसे? लैब्राडोर की धारा इधर आपका, रुक जाओ 1 मिनट, इधर आपका भाई ग्रीनलैंड आ जाता है, और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो बी ऊपर से आती है, नॉर्थ पोलर एरिया की तरफ से आती है लैब्राडोर की धारा, दोनों के बीच से। तो ये उस सर्कल में का हिस्सा नहीं है और उस सर्कल में शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि गल्फ स्ट्रीम आती है, उत्तरी विषुवतीय धारा भी आती है, और कनारी की धारा भी आती है, ठीक है। तो ये तीनों आती हैं, बट लैब्राडोर नहीं आती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसको क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के उत्तर में डोल्फिन उभार है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक का विषुवत भूमध्य रेखा के जो बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें है डोल्फिन उभार, ठीक है। डोल्फिन राइज कहते हैं जिसे इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर का बेसिन नहीं है वह है? कैनारी बेसिन, पूर्वी अंध महासागर की पूछी गई है। देखो पूर्वी,
तो कैनारी बेसिन, लैब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन, केप वर्डे बेसिन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो भाई जो आपका कैनारी बेसिन है वो तो है, अभी मैंने आपको बताया लैब्राडोर की धारा कहाँ से आती है, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका जो है उसके बीच में से आती है, जो कि आपके अंध महासागर का वेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, लैब्राडोर बेसिन। ये किस में पड़ता है, ये आपके अंध महासागर के पश्चिम की ओर पड़ता है, और यहाँ पर पूर्वी का बेसिन पूछा गया, तो ये तीनों पढ़ेंगे और ये नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, अगेन बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, मैं तो कहूँगी पीजीटी में, नेट में, और भाई आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्योग्राफी के, ये क्वेश्चन जरूर आता है। हाइपोसोमेट्रिक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई उच्चतम मितीय वक्र द्वारा अगर हम बात करें, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगनडल या गहरे सागरीय मैदान को, लवणता परिवर्तन को, देखो लवणता परिवर्तन को तो इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, ये तीन ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, समुद्र में ऊंचाई और नीचाई, ठीक है, ये खाली ऊंचाई नहीं, समुद्र में हाइट को भी और डेप्थ को भी जिस वक्र के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। तो महाद्वीपीय मगन तट ये हाइट पे है, मगन ढाल ये उससे थोड़ा नीचे है, और फिर गहरे सागरीय मैदान ये डेप्थ में है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है उच्चता मितीय वक्र के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अल्बाट्रस पठार स्थित है। ये पठार आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत में या अंटार्कटिका में। तो भाई ये प्रशांत महासागर में है अल्बाट्रस पठार। ये सारे के सारे जितने भी कटक हैं, जितने भी पठार हैं, ये मैंने विद मैप सारे के सारे पेड कोर्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखे हैं बच्चों को। तो पेड कोर्स वालों को तो कोई टेंशन होगी नहीं, वो तो ईजिली कवरअप कर जाएंगे पूरा पेपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय धारा, और यहाँ पर कुछ महासागर दिए गए हैं, आप देख लो। महासागरीय धारा से फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो लैब्राडोर की धारा देखो मैंने अभी आपको बताई थी, लैब्राडोर की धारा पड़ेगी भाई हमारे उत्तरी अटलांटिक में। अब आपको मान लो एक ही आता है, तो ए का 4 देख लो, ए का 4 2 ऑप्शन में है, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है, पहला और। अब हमें अपना आंसर देखना है दूसरे और चौथे में से। अब बी का इन्होंने 111 दिया हुआ है, तो ब्राज़ील की धारा आपके दक्षिणी अटलांटिक में पड़ती है, जो कि एक गर्म जल धारा है। वहीं अगर हम बात करें क्यूरोशिवो की धारा, जो आपकी क्यूरोशिवो की धारा है ना, वो बहती है भाई आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में, क्यूरोशिवो की धारा। और आगुल्हास की धारा दक्षिणी हिंद महासागर में बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त है, तो आपको डेप्थ बताने हैं कौन कौन से गर्त हैं प्रशांत महासागर के। इनमें से क्यूराइल, प्यूर्टो रिको, देखो प्यूर्टो रिको मैंने अभी आपको पढ़ा, ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका टोंगा, करमाडेक और क्यूराइल, तो ये तीनों के तीनों तो पढ़ते हैं, तो यार ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। क्यूराइल गर्त, करमाडेक गर्त और टोंगा गर्त, ये तो प्रशांत महासागर के गर्त है, जबकि प्यूर्टो रिको ये अंध महासागर का गर्त है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सिलिका में उज कौन से हैं। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लाइमेटोलॉजी से है ना, नहीं ओशनोलॉजी से है। ये ओशन के अंदर कुछ इस समुद्रों में आपकी उज, आपके पंख कुछ पाए जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कौन सी है भाई सिलिका में उज। तो टेरापोड तो सिलिका में उज आपकी नहीं है, ठीक है। डाइटम सिलिका में उज है, और गोलोबिजेरिना ये भी आपकी सिलिका में उज नहीं है, और रेडियोलेरियन ये है आपकी सिलिका में उज। यानी जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है ना, तो उन्हें कहते हैं सिलिका में यूज। तो डाइटम और रेडियोलेरियन इन दोनों में आपकी सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भीति रीफ निम्न में से क्या कहलाती हैं। यानी देखो तट से अलग अलग हो गई है ये, जो भी ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, लैगून भी बोल देते हैं इसको, डिप्ट लैगून भी बोल देते हैं, आपकी कोरल रीफ भी बोल देते हैं। तो इन सब अलग अलग प्रवाल भीति के नाम से भी ये जानी जाती हैं, है ना। तो इसमें जो अगर हम अलग अलग की बात करें ना, तो रोधिका जो प्रवाल भीति होती है वो थोड़ी तट से बिल्कुल अलग की गई होती है, ठीक है। तो उसे किसी मान लो ये कोई आपका लैगून है, और रोधिका है ना मोस्टली एक हुक के टाइप की होती है कुछ इस तरीके से, और जब ये बिल्कुल तट से यहाँ से अलग हो जाती है तो कुछ ये वाला पार्ट रह जाता है, तो इसे कहते हैं शैल भीति रीफ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्न में से कौन आता। बच्चे सोच रहे हैं ईवीएस भी दे रखी है, ये ईवीएस नहीं है गाइस, ये ओशनोलॉजी है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में बच्चों को पढ़ा रखे हैं। तो लेवल 4 बताना है हमें।
ठीक है। लेवल 4 में आपका क्या था, देखो सबसे पहले थे हमारे प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यानी हरे पौधे। दूसरे फिर आता था हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 लेवल पर आता था प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 3 पर आता था द्वितीयक उपभोक्ता और नंबर 4 पर तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 पर आता था, नहीं सॉरी, नंबर 4 पर आता था तृतीयक उपभोक्ता और नंबर 5 पर आपके चतुर्थक उपभोक्ता नहीं आएंगे, अपघटक आएंगे, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, जो कि मरे हुए जंगली जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डीपली पूछ लिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की यहाँ पर बात की गई है, तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो भाई मानसूनी वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पर देखो जो सदाबहार वन है ना, उन्हें वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। मानसूनी वन किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों को, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों को, अर्ध सदाबहार वनों को मानसूनी वन कहते हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को आपके वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसके अलावा सारा साल हरे भरे रहते हैं ये वृक्ष। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ लिया, मानसूनी वनों को किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सदाबहार या वर्षा वन या शंकु। देखो मैंने अभी बताया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ी वनों के नाम से जाना जाता है किसे, आपके मानसूनी वनों को, क्योंकि मानसून आता है तब तो ये हरे भरे होते हैं और फिर जब मानसून आता है ना तभी इनमें फूट पड़ती है, नहीं तो पतझड़ ऋतु में इनमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक यानी सबसे अव्वल लेवल का भाई, तो यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों भयंकर प्रदूषक है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष में अपनाया गया, यानी जो क्योटो संधि थी आपकी वो किस वर्ष अपनाई गई थी। तो 1997 में, 1997 में क्योटो संधि को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 भारत UNFCCC के साथ वर्ष में जुड़ा, यानी UNFCCC ये सारे आपके सम्मेलन से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो कि हमने डिटेल में पढ़ रखी है अपने कोर्सेज में। तो इनके साथ इंडिया कब जुड़ा था भाई, तो इंडिया जुड़ा था 1992 जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। तो 1992 में भारत UNFCCC के साथ जुड़ा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि डैश में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल जो आपका सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये आपके वियना में हुआ था भाई, ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया कंट्री की वियना में जो ओजोन लेयर से रिलेटेड था ये मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक है। और 1987 में ये हुआ था पहली बार, 1987 में, ठीक, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो जल अधिनियम कब लागू हुआ भाई भारत में पहली बार, तो भारत में ये हुआ था 1974 में, भारत में जल अधिनियम 1974 में, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा। तो आप जा रहे हो इक्वेटर पर हो फिलहाल, तो इक्वेटर पर भाई सबसे पहले वर्षा वन देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपकी सारा साल भयंकर वर्षा होती है। तो वर्षा वन 2 ऑप्शंस में है, इन 2 में नहीं है, तो ये दोनों सीधे गलत हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं टुंड्रा और सवाना लिखा हुआ है और इसमें मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा। तो पहले देखो पहले भूमध्य रेखा से गए, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ मिलेंगी क्योंकि बीच में डेजर्ट आते हैं, और टुंड्रा जो मिलेंगे वो बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, टुंड्रा वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा गया है, सवाना को। सवाना जो एरिया है उसे बड़े शिकारों की भूमि कहा गया है, बड़े बड़े जानवर वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पर। ये आ गया भाई घास के मैदानों से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्रेरीज कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कनाडा में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, पूरे उत्तरी अमेरिका में
आपके जो घास के मैदान है ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी कहते हैं पंपास को। और ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। बट ये जो न्यूजीलैंड है ये गलत है। न्यूजीलैंड में लानोस के नाम से नहीं जाना जाता, लानोस आपके जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो ये भी आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ज्योग्राफी में आती है, ओशनोलॉजी में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये सब कुछ करवा रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों को पोषित हो जाने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या कहलाती है भाई वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता, यानी केयरिंग कैपेसिटी, जो कि हम उस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वो क्या है? तापमान परिवर्तन, सूर्य प्रकाश की स्थिति, पवन या जल की उपलब्धता। तो यहाँ पर देखो जलवायु कारकों में सबसे कम प्रभाव पड़ता है पवन का। याद रखना, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर वेरिएशन तो प्रभावित डालता ही है, सनलाइट की स्थिति, सूर्य प्रकाश की स्थिति ये भी प्रभाव डालती है, और जल की उपलब्धता भी। सूखे इलाकों में आप सभी जानते हो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पानी वाले इलाकों में कैसा होता है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे करता है भाई? मिलानकोविच सर्कल प्ले की रोल इन जलवायु परिवर्तन को, अपर्दन चक्र को, ओजोन क्षरण को या जलीय चक्र को। तो यहाँ पर आपका जो मिलानकोविच चक्र है ये आई थिंक काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिटेल में है। तो ये जलवायु परिवर्तन को, यानी जो क्लाइमेट चेंज है हमारी उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। लियोपोल्ड मैट्रिक्स, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है किससे है भाई? लियोपोल्ड मैट्रिक्स नगरीकरण से, वैश्विक उष्मन से, चक्रवात के जीवन क्रम से या वायुमंडलीय प्रभाव मूल्यांकन से। तो लियोपोल्ड जो मैट्रिक्स था ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। सौ-स्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व। तो भाई ये जो वानस्पतिक जो उद्यान है आपके, इन्हें शामिल नहीं किया गया, मतलब संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें नहीं दिया गया है। नेशनल पार्क्स हैं आपके, रिजर्व एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इन तीनों को दिया गया, बट आपका जो ये वनस्पति उद्यान है इनको रिजर्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है, यानी ओजोन जो परत है जिसको नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है, आपको सबको पता है कौन सा कारण है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFCS गैस, जो कि हमारे एसी से निकलती है, स्प्रे से निकलती है, प्लास्टिक से निकलती है, प्लास्टिक उद्योगों से, इन सब चीज़ों से निकलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इकोलॉजिकल सिस्टम में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक कार्यात्मक इकाई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल करेक्ट। उसका एक स्थानीय घटक है, ये भी ठीक है। कंपोनेंट है भाई स्पेटियल। वो एक समवृत्त तंत्र है, क्लोज्ड नहीं है ये, ठीक है, ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ये है 4 ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो कौन से हैं? तो आपको बताना है अम्ल वर्षा जो होती है उसमें जो कौन कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि मेन होता है उसमें, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है उसमें जो कि पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। उसके अलावा नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? तो आपको कल्चरल मैप का बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कल्चरल मैप का। तो देखो सबको पता है ऊंचावच जो मैप है ये रिलीफ, जो ये फिजिकल मैप में आते हैं ना, रिलीफ जो मैप होते हैं हमारे ऊंचावच को हम फिजिकल मैप के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जबकि पॉलिटिकल मैप है, पॉपुलेशन मैप है, ट्रांसपोर्ट मैप है, ये तीनों के तीनों आपके कल्चरल मैप में शामिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। भूमि पर एक दूरी 3 फरलोंग है, 79 गज है और 2 फीट और 7 इंच में मापी गई है, इसकी समतुल्य प्रतिनिधि क्या होगी? तो देखो ये निकालने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ, आप निकाल लेना। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा करेक्ट। 1:, यहाँ पर आपको RF निकालना था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना था, तो राइट आंसर रहेगा 1:26,635। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। प्रतिनिधि भिन्न, यानी फिर दोबारा से आपका RF दिया हुआ है, इसका निम्न में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है? तो यहाँ पर
सही रूपांतरण की बात की गई तो 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच 70 40 गज, 1 इंच में 32 फॉरलॉन्ग, 1 इंच इज इक्वल टू 4। ये तीनों करेक्ट है, जबकि ये वाला जो चीज़ है ना ये गलत है, क्योंकि दोनों तरफ देखो इंच इंच दिए गए हैं, यही चीज़ यहाँ पर आकर गलत हो गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। असत्य कथन हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण या उस स्थान के यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई है। यहाँ पर अक्षांश की बात की गई है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। एक ही अक्षांश पर स्थित पवनों को स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर कहलाती है, ये भी कथन करेक्ट है। विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समानांतर की जो कुल संख्या है वो 179 है, ये भी करेक्ट है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समानांतरों की संख्या 90 है, ये गलत है भाई। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें जो अक्षांश है वो आपके 190 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 190 नहीं 90। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। असत्य कथन को छांटना है। देशांतरी यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आती है, विषुवत रेखों को ये समकोण पर काटते हैं। सभी जो आपके लैटिट्यूड होते हैं उनकी लंबाई समान होती हैं। ये वृत्ताकार होते हैं और ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये ध्रुवों पर आपके एक पॉइंट्स पर मिलते हैं, बट ये वृत्ताकार नहीं होते। यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, ध्रुवों पर तो ये मिलते हैं बट ये अर्धवृत्ताकार होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। 0 डिग्री देशांतरी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। लोक्समोड्रोम है मौलवीय प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। गोल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती हैं, या फिर सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी हम बात करें लोक्सोड्रोम की, तो लोक्सोड्रोम के ये सारे के सारे कथन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 57। कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है, ठीक है। यथाकृतिक यानी ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन की बात की गई है और उसमें आपको राइट कथन ढूंढना है, सही है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट कथन होगा कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को बिल्कुल सही दिखाया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की उपेक्षा करते हुए, यानी एरिया की शुद्धता को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, बट जो आकृति है उन पर काफ़ी फोकस किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है यथा आकृतिक प्रक्षेप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58। कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के कथन पक्ष में सही नहीं है, यानी आपको फिर से रॉन्ग कथन ढूंढना है। तो इस क्षेत्र में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांश से समानांतर के पास ही सही होती है, ये आपका जो कथन है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। और ध्रुवीय समानांतर विषुवत वृत्त के बराबर होती है, ये भी ठीक है। और ये एक यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। भारत में तैयार किए जाने वाले सतलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है। तो भारत में जो सतलाकृतिक यानी जो आपकी टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 2, ठीक है। भारत में 2 हैं जो आपके टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, उनकी श्रृंखलाएँ कितनी हैं? 2, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। आइसो हेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आइसो जो हेल्स होती हैं वो हमारे किसको दिखाती हैं भाई? आइसो हेल्स ये हमारे समान सूर्य प्रकाश को दिखाती हैं, ठीक है। आइसो हेल्स किसको दिखाती है? समान सूर्य प्रकाश को। आइसो हर्ट्स किसको दिखाती है? समान वर्षा को। आइसो डेप्स गहराई को, ठीक है। और आइसो नेप्स मेघाच्छादन को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। वर्णमात्री या सम्मान रेखा मानचित्र में आधारभूत अंतर यह है कि क्या है भाई? वर्णमात्री और आपके सम्मान रेखाओं में अंतर पूछा गया है। तो ये जो वर्णमात्री मैप्स होते हैं, मैं राइट कथन ही बता देती हूँ। वर्णमात्री जो मैप्स होते हैं ना वो प्रशासनिक इकाइयों के बेस पर बनाए जाते हैं, जबकि सम्मान रेखाएं होती हैं वो प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर। तो आधारभूत अंतर इसका ये पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से 3 प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। यानी आपको बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर जाना है। अवरोही यानी उतरते क्रम में जाना। पहले सबसे बड़ी मापनी आएगी, फिर उसके बाद सबसे छोटी। तो सबसे पहले भूसंपत्ति मैप आते हैं जिनका जो स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर आपके टोपोग्राफिकल मैप और फिर एटलस मैप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 63, एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। एक जो क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है, किस क्लाइमोग्राफ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लाइमोग्राफ वर्षा के आंकड़े तो यूज़ नहीं होते, सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब टेम्परेचर यूज़ होता है। तो यहाँ पर बी और सी यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुवों को दर्शाया नहीं जाता, यानी पोलर एरिया को किस आपके प्रोजेक्शन पर हम पोलर एरिया को प्रेजेंट नहीं करते। तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पर, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप ये कुछ इस तरीके का बनता है और इसमें ध्रुवीय एरिया प्रेजेंट नहीं हो पाते, नहीं दिख पाते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, स्टेन डी गिर विधि का यूज़ किया जाता है। जो स्टेन डी गिर विधि है ये आपके डॉट मेथड में यूज़ होती है, ठीक है, डॉट मेथड में यूज़ होती है। और इस विधि में जो नगरीय पॉपुलेशन है ना, जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, उसको तो गोलों के द्वारा यानी स्पेयर्स के द्वारा दिखाया जाता है, और ग्रामीण जनसंख्याओं को उसके अंदर आपके बिंदुओं के द्वारा, जैसे ये जो गोला दिखाएगा ये आपकी नगरीय जनसंख्या को, और ये जो आपके छोटे छोटे डॉट दिखाएंगे ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या को दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है स्टेन डी गिर विधि, ये डॉट मेथड में यूज होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं और जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है तो उन्हें कहते हैं सेंसर। क्या कहते हैं उन्हें? सेंसर। तो राइट आंसर रहेगा संवेदक, ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को इकट्ठा करके उन्हें संकेतकों में बदल के, यानी उन्हें आपके और फिर उन्हें आकारों में यूज़ करके और बाद में जो सूचना प्राप्त करते हैं उनसे सेंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो संकेताक्षर है GIS वो जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल, अच्छा GIS की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर, इंटरनेशनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी गलत है भाई, ठीक है। यहाँ आ जाती है GIS की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर ग्लोबल गलत वर्ड आ गया, यहाँ पे जियोग्राफिकल आना था तो ये वाली ठीक हो जाती, ठीक है। तो अब फिलहाल इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से GIS के महत्वपूर्ण घटकों में से सम्मिलित नहीं है, यानी GIS में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूज़ नहीं होता? सीधा सीधा यही क्वेश्चन है। तो भाई प्रक्रिया, प्रोसेस, तो इसमें प्रोड्यूसर या प्रोसेस चलता है, डाटा भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, बट पॉपुलेशन का इसमें कोई यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन, संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्न में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही निरूपित करता है? तो कौन सा मॉडल निरूपित करता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं DEM, DRG, DLG, DTM। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A और D, DEM और DTM। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है GIS की प्रक्रिया बतानी है आपको। GIS में क्या होता है? इमेज प्रदर्शन, विषमता स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलेइंग या मानचित्र रचना। तो क्या होता है भाई? मैप ओवरलेइंग, ठीक है, मैप ओवरलेइंग होती है GIS प्रक्रिया में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71, व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। तो रिमोट सेंसिंग तंत्र में आपका क्या क्या शामिल है वो आपको बताना है। रिमोट सेंसिंग तंत्र, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, रडार, लिडार और सोनार। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही आपके शामिल होते हैं रिमोट सेंसिंग तंत्र में, ठीक है, रडार, लिडार और सोनार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो उसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है। तो उसे रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी रेडियोमेट्रिक रिसोल्यूशन, ठीक है। एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता होती है जो भी सिग्नल है उसको धरातल से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर उसके प्रवाह के अनुसार उसे विभेदित किया जाएगा, तो उसे परिभाषित किया जाता है रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में। ये सारा आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डिटेल में पढ़नी है आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। 73 क्वेश्चन है, यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो उसका धूसर मान या ग्रे वैल्यू होगी। भाई किसी भी अगर हम बात करें रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 है ना, 6 बिट है, तो उसका जो धूसर मान यानी ग्रे वैल्यू होगी वो 64 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74, भूभाग के लक्षणों का संदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है? भूभाग के लक्षणों का, तो भूभागीय लक्षणों के विस्तृत
परावर्तन तकता के गुणधर्म पर, या भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर, अवशोषण गुणधर्म पर, या उत्सर्जनकर्ता गुणधर्म पर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भूभाग के उत्सर्जनकर्ता गुणधर्म पर। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट रहेगा। बता चुकी थी दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर था 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है? GIS सॉफ्टवेयर आपको बताना नहीं है, ठीक है। तो आर्क व्यू ये भी है और लिविस भी है और मैप इन्फो भी है, बट ऑटोकाड ये आपका GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77, GIS की रचना स्थानिक तत्वों को मैन्युपुलेट करने के लिए की गई है। इन निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? ठीक है, यानी GIS का एक स्थानिक तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। एक लाक्षणिक डाटा सेल, एक बहुभुज, एक बिंदु या एक रेखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना GIS का एक स्थानिक तत्व की, तो जो ये एक लाक्षणिक डाटा सेल है ये नहीं है भाई। बहुभुज, बिंदु, रेखा यानी लाइन, पॉइंट, पॉलीगन, इन सबको GIS में यूज होता है, डाटा सेल का नहीं होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं? रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है ये। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में पूछा गया है कौन सी सुदूर संवेदन तकनीक यूज की जाती है सैटेलाइट्स के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं भाई, एक्स किरणें, कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, तापीय अवरक्त। तो थर्मल जो ये तापीय अवरक्त किरणें है ना, यही यूज़ की जाती है और यही इसी पार्ट में आपके आगे चलकर 0.4 से 0.7 आपके माइक्रोमीटर वाले दृश्य प्रकाश भी इसी में आता है। बाकी ये तीनों तो बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है, गामा, एक्सरे वाली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। ECW, BMP, TIFF या SVG। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका SVG है ये आपका एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। रास्टर, विक्टर ये आपने पढ़े थे ना प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80, जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है? वायुमंडल के कणों का व्यास, कणों का पूछा है। तो यहाँ पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा माई स्क्रैटरिंग, यानी मी प्रकीर्णन, ठीक है। ये जो जब कणों का व्यास बिल्कुल जो सौर विकिरण है उसकी जो तरंगों की लंबाई है उसके बराबर होता है तब उसे बोलते हैं मी प्रकीर्ण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से इटली के एक सांख्यिकीय विद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है। एक इटली का था जिसने आय के वितरण मापन की विधि यूज की थी, तो वो कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो था गिनी गुणांक। ये मैंने पढ़ा रखा है कोर्स में भी, गिनी कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक काफ़ी फेमस है, इसको किस नाम से भी अलग और मतलब इसका दूसरा नाम बताना है। तो कार्ल पियर्सन का जो आपका सहसंबंध गुणांक है या कोरिलेशन, देखो इसको ऐसे पढ़ोगे आप, ये कोरिलेशन जो इनका था, इसे अन्य गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से वह कथन जो सही नहीं है उसको छाटो, यानी हमें गलत रॉन्ग को चूज करना है। तो समानांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है। समानांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। अपवर्जी, समावेशी और असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समानांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। यह समानांतर माध्य का परिकलन सभी प्रक्षेपणों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमें गलत को चूज करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इनके विचलन का जो योग होता है वो शून्य के बराबर होता है, ये भी करेक्ट है। और समानांतर माध्य जो होता है अर्थमेटिक मीन, वो चरम मूल्यों पर प्रभावित होता है, ये भी करेक्ट है। तो आपका ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से वह कथन जो सही नहीं है।
फिर दोबारा रोंग फैक्ट छांटना है हमें। किसी वितरण प्रारूप के माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। किसी वितरण प्रारूप के माध्यिका उसे दो समान भागों में बांट देती है। माध्यिका यानी मीडियम से क्वेश्चन नहीं, ठीक है, मीडियम से। और किसी वितरण प्रारूप के माध्यम उसका प्रथम चतुर्थक होती है, प्रथम क्वार्टर, बात करें क्वार्टर टाइल होती है तो प्रथम क्वार्टर टाइल नहीं होती, यही कथन गलत है, ठीक है। पूर्ण स्वरूप वितरण का माध्यम माध्यिका समान होता है। ये तीनों कथन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85। सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है, ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू डिस्पर्शन। तो वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है, यहाँ पर ये बात करें तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वितरण मूल्य है उनका जो मान हुआ है वितरण के औसत से कितना अलग है, यही दिखाता है परिक्षेपण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है? मीन मीडियम और मोड के बीच क्या संबंध है, यहाँ पर हमें ये प्रेजेंट करना है। माध्य में से बहुलक माइनस कर दे = 3, माध्य माइनस माध्यिका, तो यही आपका कथन है, यही आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है? मानक विचलन, विचलन गुणांक, परास या चतुर्थक विचलन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परिक्षेपण का जो सापेक्षिक माप माना जाता है ना, वो विचलन गुणांक को माना जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा विचलन गुणांक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? समानांतर माध्य, माध्य विचलन, माध्यिका या बहुलक। तो आपको बताना है इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो यहाँ पर माध्य जो विचलन होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, जबकि आपका देख अर्थमेटिक, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, तीनों होते हैं, ठीक है। जबकि मीन डेविएशन होता है, ये निकाला जाता है, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। नेक्स्ट आता है संचयी आवर्ती वितरण का आलेख करता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, है ना। तो यहाँ पर जो वक्र है या बारंबारता बहुभुज है, पाई चार्ट है या बार चार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो वक्र है वो इस संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजाइव वक्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? समान वितरण रेखा, तो बहुरैखिक आरेख, हिस्टोग्राम, पैरामीट्रिक वक्र या लोरेंज वक्र। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लोरेंज महोदय ने दिया था ये वक्र, जो कि हमेशा इक्विटी को दिखाता है, समान वितरण रेखा को दिखाया जाता है, इस तरीके का ये वक्र था और ये लाइन दिखाती थी समान वितरण रेखा को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91। सह संबंध गुणांक R का कौन सा मान संबंध श्रेणी से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर +0.99 उच्च, +0.50 सामान्य, -0.01 निम्न और 1 से ऊपर 0। तो यही आपका कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4, 1 से ऊपर 0 नहीं रहेगा, यानी जितना ये इससे देखो 0.99 से में उच्च है तो 1 से ऊपर तो और भी उच्च संबंध होगा ना, जबकि यहाँ पर उल्टा लिख दिया 0। निम्न में से कौन से विचलन माध्य रीति नहीं है? ठीक है, यानी मेथड्स ऑफ अरेंजिंग डिवीजन नहीं है। माध्य विचलन, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन या प्रास। तो ये जो आपकी है ना प्रास, जो ये प्रास है यानी रेंज जो है ये आपकी विचलन माध्य रीतियों में नहीं आती, बाकी ये माध्य, मानक और चतुर्थक ये तीनों आती हैं। नेक्स्ट आता है अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण है। आपको बताना है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कि इसके इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसी तरीके से होते हैं अपवर्जी वर्गांतर, ये बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 1 आगे देख लेते हैं। 11 से 20, 21 से 30, 31 से, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। आगे देखते हैं 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो ध्यान रखना, ये जो वर्गांतर होते हैं ये इस तरीके से होते हैं अपवर्जी वर्गांतर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। निकटतम पड़ोसी सूचांक के संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है? निकटतम पड़ोसी सूचांक के संदर्भ में बात करें तो ये आपका जो -2 है ये संबंध नहीं है, बाकी ये आपके पूरे अच्छे संबंध को दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है, यानी कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक नहीं है? इसमें से रैंक ऑर्डर, कॉन्स्टेंट सम, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल या पेयर्ड कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो वर्बल
फ्रीक्वेंसी स्केल है ये आपका तुलनात्मक स्केलिंग टेक्निक में नहीं आता। बाकी ये रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, पेयर्ड कंपैरिजन ये सारे आते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ऊपर भी तुलना की बात की गई है तो नीचे भी देखो रैंक ऑर्डर, ऑर्डर दोगे तो तुलना कर रहे हो ना, रैंक दोगे जब, कांस्टेंट सम इसमें भी और कंपैरिजन में भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। ठीक है, कौन सी है भैया ऐसी प्रतिदर्श प्रणाली जो केवल संभाव्यता पर आधारित है, वो है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, बार बार आता है ये पीजीटी लेवल पर, तो राइट आंसर हो जाएगा स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी पर बेस रहती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97, एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए, तो ऐसे किस उपकरण का उसके द्वारा यूज करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर देखो ग्रामीण है तो गांव के सीधे साधे लोग, तो वहाँ पर तो आप निर्धारण मापनी ये चीज़ तो नहीं चलेगी, इंटरव्यू लेने बैठोगे ठीक ढंग से नहीं होगे। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर वो जवाब दे सकते हो। तो राइट आंसर इज क्वेश्चनियर। ठीक है, यानी प्रश्नावली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, शोध का मुख्य ध्येय क्या है। शोध यानी रिसर्च का मुख्य ध्येय क्या बताना है आपको। साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, या नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो राइट आंसर आप सबको पता है क्या होगा, नए तथ्यों की, क्योंकि रिसर्च में हम क्या करते हैं, कुछ भी नया खोजते हैं, तो नए तथ्य की खोज करना और जो तथ्य हमें पता है उनको रिफ्रेशमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती जाती है। नमूना यानी सैंपल। ठीक है, सैम्पलिंग का क्वेश्चन है अगेन। तो यहाँ पर नमूने के आकार में कमी, ऐसा कुछ नहीं, नमूने के आकार में वृद्धि, ये ठीक है। आप जितना बड़ा सैंपल उठाते हो ना, उससे हमें कहीं ना कहीं गलती की जो संभावनाएं हैं वो उतनी ही कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती। ईमानदारी, व्यक्तिपरकता, न्याय निष्ठा या वस्तुनिष्ठा। तो जो शोध नैतिकता है वो कभी भी सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं करती। रिसर्च में आप किसी भी एक व्यक्ति को, सब्जेक्ट को उठाकर नहीं चलते, बल्कि अच्छी तरह से रिसर्च करके पूरे समूह के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों और निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर किस प्रकार के अनुसंधानों को नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वर्णनात्मक अनुसंधान को, यानी डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उनको हम, उनके निष्कर्षों को अन्य स्थिति में हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता है। रुचि, प्रासंगिकता, मूल्यांकन, नैतिक मूल्य। तो जो शोध समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके चयन में अगर हम बात करें तो किसी दृष्टिगत नहीं रखा जाता है, रुचि को, मूल्यांकन को, प्रासंगिकता और नैतिक मुद्दे। तो राइट आंसर रहेगा मूल्यांकन। ठीक है, शोध समस्या के चयन में कभी भी मूल्यांकन को नहीं रखा जाता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है, यानी जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने की कौन सी विधि नहीं है। पर्यवेक्षण, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या व्यक्तिगत प्रलेख या जनगणना। तो यहाँ पर आपको सबको पता है व्यक्तिगत प्रलेख और जनगणना ये आपके प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, उस सैद्धांतिक ढांचे का नाम क्या है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है। शोध परिकल्पना, शोध का संक्षिप्त प्रस्ताव, शोध पैराडाइम या शोध अभिशिल्प। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा शोध अभिशिल्प। ठीक है, इसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा एक आंकड़े संकलित करने का तरीका या विधि नहीं है, यानी आंकड़े का जो कलेक्शन है उसे डाटा कलेक्शन करने का मेथड नहीं है। शोध पर्सन, असंरचित साक्षात्कार, डाक सर्वेक्षण, प्रश्नावली या अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शोध पर्सन। बाकी इन तीनों से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। शोध प्रक्रिया का, शोध प्रश्न का, आंकड़ों के संग्रहण का या आंकड़ों के संपादन का। तो यहाँ पर जो शोध प्रक्रिया है उसका यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस का। तो रिसर्च प्रोसेस का प्रस्तुतिकरण किया जाता है एक रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता हो तो किस प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। यादृच्छिक,
साप्रयोजन, स्तरबद्ध निर्णय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट आंसर हमारा रहेगा स्ट्रैटरीफील्ड यानी स्तरबद्ध। ठीक है, अगर समरूपता नहीं रखते तो हम किस सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करेंगे? स्तरबद्ध का। देख लो, सैम्पलिंग अकेले एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन उठा रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108। प्लेजियरिज्म साहित्य चोरी में शामिल है। बिना संदर्भ दिए दूसरों के काम की नकल करना, अपने स्वयं के काम की नकल करना, स्वयं के नाम से किसी दूसरे के नाम को प्रकाशित करवाना या दूसरे पत्र पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुण्य प्रकाशन करवाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे कथन ठीक है जो कि प्लेजियरिज्म यानी साहित्य चोरी में शामिल हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी संदर्भ उद्धरण शैली नहीं है? APA, MLA, हार्वर्ड या शिकागो। तो कौन सी संदर्भ उद्धरण शैली नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड। ठीक है, HARWARD। क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से कौन सी बहुचर विश्लेषण विधि है? प्रिंसिपल, कंपोनेंट, प्रमाप विचलन, साधारण सहसंबंध और समानांतर माध्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर रहेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट। ये बहुचर विश्लेषण विधि है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111। तो आगे आपकी अगली ब्रांच शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना गाइस, तो नियर अबाउट आपके ये लगा लो 70 से 130 ये और 40 यानी 40 से 45 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से हैं, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रिसर्च से भी डाले गए हैं। ठीक है, यानी 40 से 45 क्वेश्चंस अकेले प्रैक्टिकल वाली ब्रांच से आए गए हैं जो कि काफ़ी डीप में भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है भूगोल शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? सबको पता भाई, इरेटा सतनीज महोदय ने किया था और इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड भी कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द इसी ने दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से किसे भूगणित का प्रतिपादक कहते हैं? भूगणित यानी फाउंडर ऑफ जियोडेसी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एरेटा सतनीज को ही। ठीक है, एरेटा सतनीज को ही माना जाता है भूगणित का प्रतिपादक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113। पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में जो वायव्य राशि परिकल्पना है वो प्रतिपादित करने वाले एमोलियन जो कांट महोदय थे वो कहाँ से थे? ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से थे भाई? जर्मन से। तो जर्मन दर्शन शास्त्री थे वो, जर्मन फिलोसफर थे। नेक्स्ट आता है भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य और विशिष्ट के रूप में विभाजित किसने किया? तो भूगोल को 2 भागों में बांटने वाला कौन था भाई? वोरेनियस था। ठीक है, वोरेनियस था जिसने भूगोल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा, एक सामान्य भूगोल, एक विशिष्ट भूगोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115। भूगोल में वह दृष्टिकोण जो ये कहता है कि जो कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं वह सार है। ठीक है, जो यानी संज्ञानात्मक क्रिया कोग्निटिव को प्रोसेस को डाला गया है, तो ऐसा कौन सा है? तो वो कहता है भाई व्यवहार। व्यवहार भूगोल कहता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट आता है, ये सारा आपका थॉट ज्योग्राफी शुरू हो गई। अब थॉट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये सारे। निम्न में से कौन यूनानी भूगोलवेता नहीं था? हेरोडोटस, क्लाउडियस टोलेमी, होमर या एरेटा सतनीज। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो क्लाउडियस टोलेमी हैं वो आपके यूनानी भूगोलवेता नहीं थे, बाकी हेरोडोटस, होमर और एरेटा सतनीज ये सारे यूनानी थे। टोलेमी आपके यूनानी भूगोलवेता नहीं था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117। भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अलमागिस्ट के नाम से जाना जाता है उसको किसने लिखा था? यानी अलमागिस्ट आपको बताना भाई किसकी बुक थी? अलमागिस्ट। तो टोलेमी महोदय की थी, क्लाउडियस टोलेमी महोदय की थी ये बुक अलमागिस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट थी काफ़ी और नेट में भी पूछी जाती है। किताब अल हिंद, किताब अल हिंद बुक के राइटर कौन थे? तो किताब अल हिंद बुक थी अलबरूनी की, ये हिंदुस्तान के ऊपर ही थी। अलबरूनी की बुक किताब अल हिंद। हिंद देखो इंडिया का ही नाम ऐड था इसमें। निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं था? यानी डेटरमिनिज्म से रिलेटेड कौन नहीं था? विडाल डी लाप्लास, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या डिमोलिंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विडाल डी लाप्लास, ये संभववाद से रिलेटेड था, ये निश्चयवादी नहीं था। ठीक है, संभववाद से रिलेटेड था। इसका शिष्य था जीन ब्रून्स, वो भी आपका संभववाद से रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज पुस्तक किसने लिखी? ब्रिटेन से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको यहाँ पर ये जो ब्रिटेन का रहने वाला कौन था? मैकेंडर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैकेंडर महोदय, यानी हैफोर्ड जे मैकेंडर महोदय ने लिखी थी ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज बुक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक हैं। सिविलाइजेशन एंड
क्लाइमेट के लेखक कौन है? तो टोलेमी, स्ट्रैबो, हंटिंगटन या हार्टसन। तो राइट आंसर इज हो जाएगा हमारा हंटिंगटन महोदय ने लिखी थी भाई सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की है किसने? फ्रांसीसी स्कूल ने, जर्मन स्कूल ने, ब्रिटिश स्कूल ने, अमेरिकन स्कूल ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो स्थानिक संगठन की संकल्पना की शुरुआत की थी वो जर्मन स्कूल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123। किस मध्ययुगीन भूगोलवेता ने टोलेमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? तो किसने किया था भाई टोलेमी के कामों में सुधार? अल इद्रिसी ने। तो राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल इद्रिसी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? किसे जाना जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर? कांट, रिटर, हम्बोल्ट या हिकेटियस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हम्बोल्ट महोदय। आधुनिक भूगोल के पिता जाने जाते हैं हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट की धारा भी बहती है पेरू के तट पर, ठीक है, उसको भी याद रखना, उसकी खोज भी हम्बोल्ट ने ही की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? देखो संभववाद को निरूपित कौन सा करता है? ब्लास, ब्रुन्स और सावर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रुन्स और कार्ल सावर, ये जो तीनों है ये संभववाद से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है वो कौन सा है? तो देखो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को डाला गया, तो ये यानी नेचर को ऊपर दिखाया गया। तो नेचर को ऊपर तो नियतिवाद में दिखाया जाता है, संभववाद में मानव को ऊपर और नवनिश्चयवाद में दोनों इक्वल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से किसी आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में, देखो आधुनिक मानव भूगोल का आधुनिक भूगोल के पिता आपके हम्बोल्ट थे। अब यहाँ पूछा गया आधुनिक मानव भूगोल के, तो वो कौन थे? हमारे फ्रेडरिक रैटजेल महोदय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। और रैटजेल की फेमस बुक भी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, आगे ज्योग्राफी आ जाएगा, जियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रैटजेल महोदय की फेमस बुक थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128। कौन, कहाँ, क्या और कैसे प्राप्त करता है? ये किसका अध्ययन है? तो ये है आपके भाई किससे रिलेटेड? कल्याणप्रक भूगोल से रिलेटेड, ठीक है। कौन, क्या, कहाँ, कैसे प्राप्त करता है? कल्याणप्रक यानी वेलफेयर ज्योग्राफी का ये पार्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129। कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं ही है, इस कथन हेतु श्रेय दिया जाता है। यानी ये कथन किसका है आपको ये बताना है? ब्रुन्स का, ब्लास का, फैब्रे का या रिटर का? तो कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावना है, ये फैब्रे महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130। निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड है? पौराणिक जम्बू द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप या सालामाली द्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शक द्वीप, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड है। गाइस देखो मैं अगर बात करूँ ना तो यहाँ से काफ़ी कंटेंट है जो कि आपको अगर आप पेड कोर्स लेती हो अचीवर्स अकेडमी से तो सारा कंटेंट आपको वहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपका अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो आरपीएससी की, नेट लेवल की या पीजीटी लेवल की, पीजीटी, SSSP, KVS, NVS या HTET की, तो आप अचीवर्स अकेडमी ऐप पर ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले सकते हो। वहाँ पर आपको सारा सिलेबस फुल डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? नोवा रप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया या येलो स्टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा नोवा रप्टा। जो नोवा रप्टा था ये 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना गया था। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कथन वैगनर के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? यानी वैगनर महोदय ने अपनी थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कुछ अपने क्या कहते हैं उन्हें एविडेंस दिए थे। तो इनमें से आपको बताना कौन सा एविडेंस उसमें नहीं था। पूरा जीवाश्म प्रमाण ये तो था, जिग्जा फिट सेटिंग ये भी था जिसमें एक द्वीप को दूसरे द्वीप के साथ उसने फिट किया था, पूरा जलवायु प्रमाण ये भी था, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना ये प्रमाण नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133। छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट है, ये किसके बीच में स्थित है? कैरोलिन प्लेटों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम बात करें कैरोलिन प्लेट की तो फिलिपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फिलीपींस प्लेट है फिलीपींस के पास और इंडियन जो प्लेट है हमारी उनके बीच में आते हैं कैरोलिन प्लेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से असत्य कथन को आपको छांटना है। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय
भ्रंश के किनारे ही निकलती है। अति केंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के बिल्कुल समीप पॉइंट होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, सभी प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं, यानी एस्थोनोस्फेयर में आते हैं। ये कथन आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एस्थोनोस्फेयर से ऊपर भी आपके भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, इतनी डीप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से किसकी गति न्यूनतम है? पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, आर्कटिक कटक, नाजका प्लेट या कोकस प्लेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आर्कटिक प्लेट है इसकी गति बिल्कुल न्यूनतम है। बाकी ये सबकी प्लेटों की गति आपकी एक जैसी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136। अपसारी सीमा का एग्जाम्पल नहीं है। अपसारी सीमा, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। देखो, अपसारी यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो आपको ऐसी कौन सी दो प्लेटें ढूंढनी है जो एक दूसरे से दूर जा रही है इन ऑप्शंस में से? तो इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, जबकि ये दोनों तो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नाजका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये भी एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। मध्य अटलांटिक प्लेट, ये भी। जबकि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और फिलीपीन प्लेट के बीच की जो सीमा है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से हमें गलत कथन छांटना है। अगेन, चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप पैदा होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। ये कथन मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, काय जो तरंगे होती है वो धरातलीय तरंगों को पैदा करते हैं, यानी बॉडी वेव्स, ये भी करेक्ट है। पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है, ये भी ठीक है। जो एस तरंगे होते हैं वो ध्वनि तरंगों जैसी होती है। जो एस तरंगे होती है ना, वो आपकी ध्वनि तरंगों जैसी नहीं होती। यही कथन हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अपशल्कन मुख्यतः डैश अपक्षय का एक प्रकार है। जो अपशल्कन है वो किसका प्रकार है? अपशल्कन आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, अपशल्कन वेदरिंग, ये अपक्षय का एक टाइप है। अपक्षय यानी जब चट्टानें अपने ही जगह पर टेम्परेचर या पानी की वजह से टूटती है अपने स्थान पर, तो फिजिकल है, फिजिकल एक्टिविटी है, भौतिक। तो राइट आंसर इज भौतिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा एक नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है? हिमालय आपका नवीन वलित पर्वत है, सबको पता है। आगे देखते हैं, आल्प्स भी नवीन वलित है, एंडीज भी। अल्पेशियन आपका नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखला में नहीं आता। तो राइट आंसर रहेगा हमारा अल्पेशियन पर्वतमाला। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा आपको बताना है ब्लॉक माउंटेन के बारे में? फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर भ्रंशोत्तत पर्वत कौन सा है? ठीक है भाई, आल्प्स पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या वासिसस पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो वासिसस पर्वत है जर्मनी का, वही है आपका ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है? आप ज्वालामुखी पर्वत बताना इसमें से। तो भाई आपका माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट मेयान या माउंट सियरा निवेदा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा माउंट सियरा निवेदा है, ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो ये किलिमंजारो भी आपका, अच्छा नहीं है, सॉरी, किलिमंजारो भी हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान में है ये भी, और मयान ये भी पड़ता है आपका फिलीपींस इंडोनेशिया के निकट। बट ये जो सियरा निवेदा है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा भाई करेक्ट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित वाटरफॉल का आपको नाम बताना है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री पर है। तो देखते हैं, ट्यूजेला प्रपात, अंजेल और विक्टोरिया या वेजेनिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो फेमस वाटरफॉल है वो है आपका विक्टोरिया वाटरफॉल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है? जलोढ़ मृदा, प्रेरी मृदा, लैटराइट मृदा या चरनोजेम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी मिट्टी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, वो मृदा का उदाहरण नहीं है, कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है, यानी जोनल सॉइल का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ये जो चरनोजेम है, लैटराइट मिट्टी है, प्रेरी मिट्टी है, ये सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144। घाटी रंध्र सतलाकृति संबंधित है नदी से, भूमिगत जल से, हिमानी से, पवन से। तो जो आपकी घाटी रंध्र जो है सतलाकृति वो किससे रिलेटेड है भाई? आपके भूमिगत जल से। ठीक है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बनाती है आपकी घाटी रन, वैली सिंक, आपके लैंडमार्क्स।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145। ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब सर्क नाम से जाना जाता है। देखो सर्क जो है वो हिमनदी बनाती है, यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित बनी सतला करती है, ठीक है। और सर्क को किस नाम से और जाना जाता है? CWM के नाम से और जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146। उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है और समुद्री तट रेखा निर्मित करते हैं वो कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऊंचे अक्षांशों में, एक तो बिल्कुल यानी आपके पोलर एरियाज में जो हिमनदियों के द्वारा बने हुए गड्ढों में आपका समुद्रों का पानी भर जाएगा और समुद्री जो तट रेखा है वो निर्मित हो जाएगी, तो उसे कहते हैं फ्रियोड तट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रियोड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147। देखते हैं, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेली महोदय ने किया था भाई। डेली का था हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। अलग अलग थ्योरीज थी, होंग की, हाल की, डाला की, डाना की और डेली की, ठीक है। तो ये सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य में अवस्थित असंबद्धता यानी डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है आपको अपर कोर और इनर कोर के बीच में। तो अपर कोर और इनर कोर के बीच में हमारी कौन सी है? लेहमान। कौन सी है? लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149। तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल और खाड़ी में बनाया जाने वाला संकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पिट, ठीक है। तटीय यानी समुद्री तरंगों द्वारा बनी हुई आकृति है ये। खुले जल में खाड़ी में बनाया हुआ एक संकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध होता है जिसका एक सिरा तो भूमि से जुड़ा रहता है, इस तरीके से होता है ये वाला सिरा भूमि से जुड़ा रहेगा, ये सारा पानी में होता है, ये सारा पानी में होता है, इस तरीके से, इसे बोलते हैं स्पिट। नेक्स्ट आता है भाई, और ये है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं अब भी कह रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तैयारी करना चाहता है, अभी नेट के पेपर में भी आपके 2 मंथ्स हैं, तो अगर आप 2 मंथ्स में भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो और सिलेबस के लिए इधर उधर भटकना नहीं चाहते, तो सारा कंटेंट आपको एक साथ अचीवर्स एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। फिर सारी की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। उन हैंड रिटन नोट से आप ईजिली भी चीज़ों को जल्दी से पढ़ सकते हो और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो RPSC का एग्ज़ाम देना है, नेट का एग्ज़ाम देना है, तो ज़रूर आप एक बार अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन आता है, सीफ के संदर्भ में सही कथन आपको छांटना है। सीफ जो है वो परविल्यक बालू का स्तूप होते हैं। सीफ केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जो सीफ होते हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो सीफ होते हैं वो बरखान का पार्ट होती है, पवनों द्वारा निर्मित सतला करती है ये, और ये एक भुजा वाले बालू के टिब्बे होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की आकृति होती है सीफ, ये होती है सीफ, ठीक है। तो ये थे भैया 150 क्वेश्चन जो कि RPSC के एग्ज़ाम का था, ठीक है। हमने 2 पार्ट्स में किया है, दोनों पार्ट्स देख लेना। और इससे ये 2021 का एग्ज़ाम था, 2020 का या 19 का मुझे मिलता है तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। चैनल पर बने रहना। और इसके साथ साथ भाई मेरा भी चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, तो मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए, वहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी का काफ़ी कंटेंट मिलेगा। और ये चैनल स्पेशल ही ज्योग्राफी के लिए है, तो वहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर TGT ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो सारी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।